बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों। मिड से पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से हवा में ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफ़ा हो रहा है और जिसकी वजह से हमारा जो प्लेनेट है वो वार्म हो रहा है। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे जो क्लाइमेट है उसमें डिफरेंट किस्म की चेंजेस आ रही हैं और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे प्लानट के लिए नुकसानदेह हैं। आज हम पढ़ेंगे कि बेसिकली जो कार्बन साइकिल है वो किस तरह इफ़ेक्ट हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन की टोटल मिकदार कितनी है और कौन कौन से उसके सोर्स हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती है और कार्बन की कौन कौन सी फॉर्म हैं जो आपस में साइकिल होती हैं। तो यहाँ पे आपको इस स्लाइड में ये दिख रहा होगा कि रॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन पाई जाती है जो कि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में होती है। इनऑर्गेनिक कार्बन है, ये तकरीबन 65 मिलियन बिलियन टन है। ये जो आपको ऊपर यूनिट नज़र आ रहा है 10 की रेज़ पावर 15 ग्राम कार्बन, इसको हम आप कह लें कि 15 ज़ीरो है ग्राम से पहले। इसको आप गीगाटन या बिलियन मेट्रिक टन भी कह सकते हैं। तो हम इसको सिंपली गीगाटन से इस यहाँ पे हम बात करेंगे। राख के बाद दूसरे नंबर पे जो कार्बन है वो जो ओशियंस हैं उसके पानी में डिज़ॉल्व्ड हैं, वो तकरीबन 39,000 गीगाटन है। इसके अलावा ज़मीन के अंदर जो हमारी मिट्टी है, सॉइल के अंदर भी कार्बन पाई जाती है, वो तकरीबन 1580 गीगाटन है। एटमॉस्फेयर में 750 गीगाटन है और लैंड प्लांट्स यानी कि जितने जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो कार्बन स्टोर्ड है वो तकरीबन 610 गीगाटन है। यहाँ पे आप देखें कि एटमॉस्फेयर में एज़ कम्पेयर टू अदर सोर्सेज इतनी ज़्यादा कार्बन नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो है वो डेंजरस कार्बन है क्योंकि जो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन है वो रिएक्टिव कार्बन है, वो कोई ना कोई रोल प्ले कर रही है। जबकि जो पहाड़ों के अंदर पत्थर के अंदर जो कार्बन पड़ी है वो तो जस्ट ऐसा इट्स लाइंग देयर। तो कार्बन की तकरीबन 3-4 फॉर्म्स हैं जिसमें कार्बन पाई जाती है। ये जो पहाड़ हैं, मिट्टी है, इसमें इनऑर्गेनिक फॉर्म में कार्बन है HCO3 की फॉर्म में या बाइकार्बोनेट्स की या कार्बोनेट्स की फॉर्म में। जबकि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उसमें कार्बन ऑर्गेनिक कार्बन है। इसी तरह जो फॉसल फ्यूल्स हैं, जो पेट्रोल डीजल है, उसमें भी जो कार्बन है वो भी हम उसको ऑर्गेनिक कार्बन कहेंगे। हवा के अंदर कार्बन 3 फॉर्म्स में है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन जितनी भी अगर हम एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन देखें तो सबसे ज़्यादा 99.6% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हवा के अंदर कार्बन है। जबकि मीथेन तकरीबन 0.4% है और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही मन्यूट मकदार में हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। तो इसका मतलब ये है कि डोमिनेंट फॉर्म जो है हवा के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड की है। अब हम देखते हैं कि कार्बन साइकिल कैसे होती है सालाना बेसिस पे। एक साल के अंदर कितनी कार्बन कहाँ से किधर को जाती है। बिल्कुल राइट साइड पे अगर आप देखें तो ओशियन नज़र आ रहे होंगे, पानी नज़र आ रहा होगा। तो तकरीबन हर साल एक साल के अंदर 92 बिलियन टन, बिलियन मेट्रिक टन या गीगा टन कह लें, हम इसको गीगा टन कह लेते हैं। 92 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब करते हैं। अब एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब कैसे करते हैं? आपने कोक और पेप्सी पी होगी, ठीक है। कोक में या जो भी जितने भी जो सोडाज होते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स की जाती है ताकि इसमें एसिडिटी पैदा की जा सके, ठीक है। अगर आपकी जब उसमें स्टोर कर ली जाती है तो अगर आपकी बोतल चिल्ड है, लो टेम्परेचर पे है, तो आप देखें कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कम होती है। लेकिन अगर आपने बॉटल ओपन की है और बॉटल गर्म है यानी कि ठंडी नहीं है तो उसमें से हम कहते हैं कि गैस फौरी तौर पर रिलीज़ हो गई है, गैस निकल गई है, वो एसिडिटी कम हो जाती है। वो आपको वो जो तुरश जायका है वो आपको गर्म बोतल नहीं देती, ठंडी बोतल देती है, क्योंकि ठंडी बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर रहती है, इजीली उसमें से रिलीज़ नहीं होती। तो हमारा जो समंदर है वो कुछ एरियाज़ में
जो इक्वेटर के पास एरियाज़ है वहाँ पे गर्म होता है, जो पोल्स के नज़दीक एरियाज़ हैं वहाँ पे ठंडा होता है। तो जहाँ पे पानी ठंडा होता है, लो टेम्परेचर पे होता है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब होती है और फिर वो पूरे समंदर में घूम के साइकिल हो के तकरीबन 1000 साल लगता है कि वो कार्बन पूरे समंदर में घूम जाए। तो जहाँ पानी गर्म होता है वहाँ से वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है। तो मुसलसल सारा साल ठंडे इलाकों में कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब हो रही होती है और गर्म इलाकों में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती रहती है। तो ये एक साइकिल हर टाइम चलता ही रहता है। तो ओवर द ईयर एक पूरे साल के अंदर तकरीबन 92 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड समंदर अब्जॉर्ब करते हैं और क्योंकि कार्बन रिलीज भी होती है तो तकरीबन 90 समथिंग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है। तो नेट जो चेंज है वो 1.7 गीगाटन का फ्लक्स है जो नेट अब्जॉर्ब करता है। यानी कि हमारा जो समंदर है वो एक तरह से सिंक है कार्बन डाइऑक्साइड का कि हर साल नेट 1.7 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे समंदर अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, यानी कि समंदर हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में एक रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन ये अगर मुसलसल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम हवा में रिलीज़ कर रहे हैं, उसमें इजाफा कर रहे हैं, तो अगर हम ये करते रहेंगे तो फिर एक टाइम आएगा कि समंदर की कैपेसिटी भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि समंदर की भी एक कैपेसिटी है, उसके बाद वो मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ऑब्ज़ॉर्ब करने से कासिर हो जाएगा। नेक्स्ट आप बिल्कुल इसके लेफ़्ट पे देखें तो तकरीबन जो रेस्पिरेशन है, अब हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो दो प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब होती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पत्ते जो हैं वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसको फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। जबकि जब वही ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है रेस्पिरेशन में तो उसमें प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। यहाँ पे आप देखें कि प्लांट रेस्पिरेशन में तकरीबन 50 गीगाटन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। जबकि जो सॉइल रेस्पिरेशन है, अब सॉइल के अंदर भी कार्बन है और सॉइल के अंदर काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जब वो सांस लेते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं जो कि हवा में जाती है। तो तकरीबन सालाना 110 गीगाटन रेस्पिरेशन में लॉसेस होते हैं जो एटमॉस्फेयर में जाती है और तकरीबन 111 जो है गीगाटन वो प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस में अब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें भी तकरीबन नेट फ्लक्स है 1.4 गीगाटन का कि 1.4 गीगाटन नेट जो है वो हम जो प्लांट्स हैं वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से कम कर रहे हैं। अब लैंड यूज़ में भी तकरीबन 1.6 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। ये कार्बन जो है ये बेसिकली जो सॉइल के अंदर मैकेनिज्म है जो वो जो रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो ज़मीन से बहुत सी कार्बन मीथेन की फॉर्म में रिलीज़ होती है। ठीक है, जब हम आगे नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह वो मीथेन रिलीज़ होती है। तो इसमें अब यहाँ तक देखें कि जो नेट फ्लक्स है अश्विन का वो भी 1.7 पॉजिटिव है, यानी कि वो नेट अब्जॉर्ब हो रही है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में भी नेट 1.4 अब्जॉर्ब हो रही है, जबकि लैंड यूज़ में 1.6 जो है वो रिलीज़ हो रही है। यहाँ तक अगर आप देखें तो ये तकरीबन जितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम जो नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं, जो नेचर है वो रिलीज़ करती थी उतनी ही अब्जॉर्ब करती थी। तो नेट बैलेंस रहता था, कोई नेट आपकी एटमॉस्फेयर में जो CO2 की मिकदार है वो नेट चेंज नहीं आती थी, जितनी रिलीज़ होती थी उतनी ही वापस आ जाती थी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, हज़ारों साल तक ये सिस्टम चलता रहा है। लेकिन जब से हमने फॉसल फ्यूल की बर्निंग शुरू की, जो आप बिल्कुल आपके एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे देखेंगे, तो जो फॉसल फ्यूल की बर्निंग है, जो पेट्रोल डीजल और कोयले की जो बर्निंग है, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है 6.3 जो है गीगाटन, वो एक एडिशनल इजाफा है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में इजाफा हो रहा है। इसने आके हमारा जो कार्बन का साइकिल है उसको बिल्कुल उस पर चेंज कर दिया है। ठीक है, तो उसमें नेट हो क्या रहा है
कि ज़मीन में जो नीचे दबी हुई फॉसिल फ्यूल्स थे उसको हमने निकाल के बर्न करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो नेट इजाफा हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में वो कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से हवा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 की मकदार बढ़ रही है और जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज काज कर रही है। यहाँ पे अगर हम इसको जो फ्लक्सेस हैं, यानी कि इनपुट कितनी है आउटपुट कितनी है, वो हम पीछे ये देख चुके हैं, ये तमाम फिगर्स के फोटोसिंथेसिस में 111 अब्जॉर्ब होती है, रेस्पिरेशन में 110 रिलीज़ होती है। इसी तरह नेट अशियन अपटेक -1.7, यानी कि नेट अपटेक है, अब्जॉर्ब हो रही है, एटमॉस्फेयर से कम हो रही है। जबकि लैंड यूज़ चेंजेस और जिसमें साइल माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं और बायोमास की बर्निंग है, जैसे जंगलों में आग लग जाती है उसमें भी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। इस तरह फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से 6.3 की रिलीज़ होती है। अगर हम इसको तमाम चीज़ों को इक्वेशन के फॉर्म में देखें तो इनपुट प्लस आउटपुट इंटरनल चेंज को हम ज़ीरो कर दें तो जो इनपुट्स हैं वो तकरीबन 117.9। इनपुट्स का मतलब ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में इजाफा हो रहा है, इनपुट्स जो एटमॉस्फेयर में, ये क्योंकि मास बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेयर है तो इनपुट मीन्स जो एटमॉस्फेयर में CO2 ऐड हो रही है, जबकि आउटपुट मीन्स जो जैसे फोटोसिंथेसिस है या नेट अशन अपटेक है तो उसमें तकरीबन 112.7 जो है वो सिंक एज ए सिंक जो है वो एटमॉस्फेयर से CO2 अब्जॉर्ब हो रही है। तो नेट चेंज अगर हम देखें तो वो तकरीबन 5.2 गीगाटन का बनता है। लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि नेट चेंज 3.2 की है। अब ये वो कैलकुलेशन है जो हर साल हम कैलकुलेट करते हैं कि हवा में एटमॉस्फेयर की मिकदार में तकरीबन 3.2 गीगाटन का इजाफा हो रहा है। ठीक है, हर साल हम जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमें ये पता चलता है कि सालाना बेसिस पे अब ये इजाफा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कुछ अर्सा पहले तक ऑन एन एवरेज एक साल में तकरीबन हर साल हम 3.2 गीगाटन नेट कार्बन डाइऑक्साइड जो है या नेट कार्बन जो है वो हवा में हम ऐड कर रहे थे। लेकिन इस इक्वेशन में देखें तो वो तकरीबन 5.2 गीगाटन आ रहा है, यानी कि 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि 2 गीगाटन तकरीबन कोई ऐसी कार्बन जो है वो सम हाउ कहीं जा रही है, उसका कोई सिंक है जो ऑलरेडी हमारी ज़मीन के ऊपर मौजूद है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब कर रहा है और हमें उसका मालूम नहीं है। वो एक मिसिंग सिंक है जिसका हमें फाइंड करना है कि वो कौन सा सिंक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रही है। अब ये एक पज़ल है जो कि हमारे कार्बन साइकिल से मिसिंग है, जिसका हमें पता नहीं है। अदरवाइज़ हम बाकी जो है वो तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन ये सिंक जो है 2 गीगाटन का, उसका हमें नहीं मालूम। ठीक है, क्योंकि नेट इजाफा वो 3.2 गीगाटन का है, जबकि आइडियली वो 5.2 गीगाटन होना चाहिए था। लेकिन हमें वो 2 गीगाटन हमें मिल नहीं रहे कि वो कहाँ अब्जॉर्ब हो रही है। अगर हमें पता चल जाए तो शायद हम उसको मज़ीद इन्हांस कर सकें। अच्छा, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल होती है, यानी कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, यानी कि जैसे एटमॉस्फेयर से समंदर में अब्जॉर्ब होती है, फिर दोबारा रिलीज़ होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, रेस्पिरेशन होती है। इसके अलावा भी कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो हमारे कार्बन साइकिल को इफ़ेक्ट करते हैं। उसमें एक तो है वॉल्केनिक एक्टिविटी और दूसरी है वेदरिंग, और तीसरा जो ह्यूमन इन्फ्लुएंस है, जो ह्यूमन इंड्यूस्ड एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस हैं, यानी कि मोस्टली जो है वो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से रिलेटेड हैं। वॉल्केनिक होती क्या है इसमें? आप जानते हैं कि जब ज़मीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो ज़मीन के नीचे तकरीबन अगर हम नीचे जाना शुरू कर दें तकरीबन 6, 7, 8, 10 किलोमीटर पे के बाद नीचे का जो प्लांट मटेरियल है, सॉरी जो ज़मीन का मटेरियल है वो तकरीबन लावे की शक्ल में है। क्योंकि जैसे जैसे हम ज़मीन की कोर की तरफ जाना शुरू करते हैं तो नीचे जितनी भी जो मटेरियल है वो अंडर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसका हाई होता है और वो तकरीबन लिक्विड फॉर्म में लावे की शक्ल में, मैग्मा की शक्ल में होता है। तो जहाँ से भी वो ज़मीन पे वीक स्पॉट मिलते हैं तो वो लावा जो है वो हमारी ज़मीन से इरप्ट हो जाता है, वो बाहर निकल आता है। ठीक है, तो अब लावा क्योंकि रॉक्स का बना है, मट्टी का बना है, तो रॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं।
तो वो जब लावा पिघलता है और बाहर आता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में रिलीज़ हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो इसलिए जब भी वॉल्केन फटता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। ठीक है, अब मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब हमारी ज़मीन बन रही थी, पहाड़ बन रहे थे, तो तब वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट थी। अब जितने हमारे जो पहाड़ बने हुए हैं ये वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से ही बने हैं। तो तब वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा वॉल्केनोज फटते थे, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती थी। तो आप अगर आप ये ग्राफ देखें तो इसमें आप ये देखें कि जब जब वॉल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा रही है तो तब तब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार भी हवा में ज़्यादा थी। ठीक है, अगर वॉल्केनिक एक्टिविटी कम होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार भी कम होती है। तो इसका मतलब है कि वॉल्केनिक एक्टिविटी का भी एक रोल है हमारी हवा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 की मिकदार में। लेकिन अब चूँकि एक बहुत लंबे अरसे से वॉल्केनिक एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है, बहुत ज़्यादा उसका रोल नहीं है, तो बहुत थोड़ी सी चेंजेस हैं जो वॉल्केनिक एक्टिविटी की ज़िम्मे आएंगी। अदरवाइज़ कोई बहुत सिग्निफिकेंट रोल नहीं है वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ का। दूसरा प्रोसेस है वेदरिंग का। अब हर साल जो फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा बहुत लावा किसी न किसी जगह पे फटता है। अब लावे के अंदर होता क्या है बेसिकली, उसमें मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट्स होते हैं। ठीक है, या कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स। जब वो लावा पिघलता है, वो ज़मीन से बाहर आता है तो CO2 रिलीज़ होती है। अब CO2 जो हवा के अंदर है, जब भी बारिश होती है तो थोड़ी सी जो CO2 है वो पानी के अंदर मिक्स होके हमारा दोबारा ज़मीन पे आ जाती है। ठीक है, कार्बोनेट्स की फॉर्म में। अब ये कार्बोनेट्स जब ज़मीन पे आते हैं तो ये कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा से आप कह लें कि सॉलिड किस्म की मट्टी या पत्थर बन जाते हैं। तो वो फिर साइकिल होती होती दोबारा ज़मीन के अंदर जो लावे में चली जाती है और फिर दोबारा लावा फटता है। तो ये किस्म का साइकिल है। ये साइकिल तकरीबन ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स चलता है। यानी कि ये जो साइकिल है कार्बन का, जैसे हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का साइकिल पढ़ रहे थे कि वो तो हर साल के अंदर 110 जा रही है, 111 आ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो साइकिल है कार्बन का, ये मूव करने का जो तकरीबन साइकिल है वो ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स है। ठीक है, कोई लेकिन इसलिए इसका सालाना जो चेंजेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड उस पर बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो रोल है वो है एटमॉस्फेरिक जो एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस हैं। ठीक है, अब वॉल्केनिक एमिशन से तकरीबन 0.05 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हर साल आप कह लें कि नेट जो है इसका इजाफा है या वो साइकिल हो रही है। जबकि जो एक साल के अंदर जो फॉसल फ्यूल की बर्निंग है या बायोमास की बर्निंग है उससे तकरीबन 8 जो है गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, जो कि 160 टाइम्स ज़्यादा है वॉल्केनिक एक्टिविटी से। तो इस तमाम साइकिल में जो डिफरेंट चीज़ें हम देख रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से किधर को जाती है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है वो ह्यूमन एक्टिविटी है। जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, जो हमारी आबादी में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी की डिमांड हमारी बढ़ रही है। उस एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए फिर हम तेल जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, गैस जलाते हैं। उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है उसकी वजह से फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग एक तो उसका हमें हमारे जो बहुत ज़्यादा उसके इफ़ेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर पे, एनिमल्स की जो लाइफ साइकिल्स हैं या इंसेक्ट्स के जो लाइफ साइकिल्स हैं उस पर तो इम्पेक्ट है ही। ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है क्लाइमेट चेंज। कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो क्लाइमेट है, जो हमारा जो जो रूटीन का क्लाइमेट है, इसकी छोटी सी मैं आपको मिसाल दूंगा कि पाकिस्तान में 2009, 2010, 2012, 13, 14 ये जो 4-5 साल हैं मुसलसल हमारे पाकिस्तान में फ्लड्स आते रहे हैं। और उस फ्लड की मेन रीज़न ये थी कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारा मानसून का सीज़न है वो बुरी तरह इफ़ेक्ट हुआ है। होता क्या था कि जो मानसून पहले जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीनों पे स्प्रेड था, वो कभी तो वो चंद दिनों में सारी बारिश हो जाती थी।
ठीक है। अब तो नई टर्म्स भी आ गई हैं, प्री मानसून और पोस्ट मानसून। पहले सिर्फ मानसून होता था, अब क्या होता है कि मानसून शुरू होने से पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, या बाज़ मानसून के एंड पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। पहले पूरे 3 महीने में बारिशें होती थी, अब क्या होता है कि एक दिन के अंदर लाहौर या जो अपर पंजाब के शहर हैं वहाँ पे एक दिन के अंदर 300-300 मिलीमीटर बारिश हो जाती है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक ही दिन के अंदर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होने से अर्बन फ्लडिंग शुरू हो जाती है। और फिर जब ये फ्लैश फ्लड जब रन ऑफ होते हैं तो फिर फ्लड की शक्ल में जो नीचे वाले इलाके हैं जैसे साउथ पंजाब के इलाके हैं वहाँ पे बहुत तबाही फैलाते हैं। ठीक है। तो ये 2010 से 2014 तक जो क्लाइमेट रिस्क जो इंडेक्स है उस पे पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज़ में आता रहा है, यानी कि वो कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा ख़तरे की जद में हैं क्लाइमेट चेंज की। ठीक है। अब ये अगरचे जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है वो बहुत माइन्यूट सा है, तकरीबन 8.8 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन उसका क्लाइमेट के जो ओवरऑल जो पैटर्न है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। उस पैटर्न की वजह से होता ये है कि कहीं पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और कहीं पे बारिशें बहुत कम होती हैं। ठीक है। बारिशों का जो पैटर्न है, रेनफॉल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है और रेनफॉल की जो अमाउंट है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। किसी साल बहुत बारिश हो जाती है, किसी साल बिल्कुल बारिश नहीं होती। इसका ये भी इफ़ेक्ट है कि कुछ इलाकों में बारिशें जहाँ पहले रूटीन में होती थी लेकिन अब बारिशें वहाँ पे बिल्कुल नहीं होती। जैसे पिछले कई अरसे तक 12, 14, 15 साल तक कैलिफोर्निया जो अमेरिका की बहुत बड़ी रियासत है वहाँ पे कई अरसे तक बारिशें नहीं हुई और वो तमाम एरिया खुश्क हो गया, यहाँ तक कि वहाँ के दरिया और नदी नाले भी खुश्क हो गए। उन्होंने फिर दूसरी जो स्टेट्स हैं वहाँ से दरिया का पानी उधार लेने की कोशिश की, बल्कि आपने ऐसे समझ लिया कि उन्होंने पानी ख़रीदा, लेकिन फिर भी उनकी जो पानी की ज़रूरत है क्योंकि बारिशें नहीं हो रही थी, तो एक किस्म की कहत साली का वहाँ पे समा था कैलिफोर्निया में पिछले कई अरसे तक। हालांकि कैलिफोर्निया को हम गोल्डन स्टेट कहते हैं और उसकी मेन रीज़न ये है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है, वो एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, वहाँ पे फसलें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन बारिशें ना होने की वजह से उस एग्रीकल्चर स्टेट का बहुत बुरा हाल है। तो ये जो कुछ इलाकों में कहत साली आ जाती है जो क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह से, और वो कुछ इलाकों में फ्लडिंग जो है उसका उससे उसकी वजह से नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इंशाल्लाह हम आगे मज़ीद जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के इम्पेक्ट है एग्रीकल्चर पे और एग्रो इकोसिस्टम पे हम मज़ीद बात करेंगे। आखिर में चलें वो हम बाद में बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।